जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के नजदीक नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। एलओसी के करीब सेना की टुकड़ी को आतंकियों की एक टोली नजर आई थी। सेना के जवानों ने फौरन पूरे इलाके में ऑपरेशन की शुरुआत की। सेना के जवानों को देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए। सेना का ऑपरेशन अब भी चल रहा है। सेना ने आतंकियों की एक AK-47 राइफल भी बरामद की है। सेना के मुताबिक पकड़े गए हथियार चीन के बने हुए हैं, जबकि मारे गए आतंकी के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी हुई है बरामद। In early hours of this morning, our troops along the line of control in Nogam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. राजस्थान में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्य की सरकार को कमजोर करने और उसे गिराने की साजिश रच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह का माहौल राजस्थान में बनाया गया है, उससे राजस्थान अभी तक बचा हुआ था। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह बकरा मंडी में बकरे बिकते हैं, ठीक उसी तरीके से खरीद कर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी ने विधायकों को खरीदकर 2 सीटें जीती। हमने राज्यसभा चुनाव में इनको सबक सिखाया। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की। गहलोत सरकार गिराने की साजिश के राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कहकर सवाल उठाया कि 2 अपराधियों की बातचीत के आधार पर सरकार गिराने का दावा करना और बीजेपी पर आरोप लगाना हास्यास्पद है। सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ हैं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया। सतीश जी, फिर ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो एसओजी ने खुलासा भी कर दिया। नहीं, इस तरीके की बात राज्यसभा चुनाव से पहले भी हुई थी और हमने कहा था कि संख्या बल कांग्रेस के पास है, हमारे पास अपने एक सांसद के जिताने जितना बहुमत है, 2 उनके जीतेंगे, 1 हमारे जीतेंगे। उसके बाद में उस दौरान भी उन्होंने ये आरोप लगाया और एसओजी और एसीबी को ये जांच दी। खोदा पाड़ और निकली चुहिया उसमें कुछ था नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार क्यों आशंकित है, क्यों असुरक्षित है, क्यों भयभीत है, इसका कोई कारण नज़र नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि एक तो पिछले 1.25 साल में जिस तरीके से सरकार विफल हुई है और पूरे कोरोना के कालखंड में जिस तरीके से सरकार प्रबंधन में फेल हुई है, बीजेपी पर ये तोहमत लगा के इस सारी जिम्मेवारी से बचना चाह रहे हैं। दूसरा, इनके खुद के घर का अंतर्विरोध है, आपस में उनका झगड़ा है, उसमें हम कोई पार्टी नहीं है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का झगड़ा है, कांग्रेस का आलाकमान तय करे, आपस में तय करें, इसमें हम कहीं नहीं हैं। मुझे लगता है कि पहली बात तो राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को कलंकित करने का काम खुद मुख्यमंत्री ने किया। 35 करोड़ के लेन देन की बात पहले कह चुके हैं, अपने लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा, लगभग चुनाव के खत्म होने के आज तक भी एकदम से अनायास क्या हुआ कि एसओजी के अधिकारी बदले गए, 2 अपराधी किस्म के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। तो मुझे लगता है कि एक किस्म से एक सियासी षड्यंत्र है, केवल ध्यान बटाने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं, उनके ऊपर डबल अटैक की तैयारी हो रही है। एक तरफ तो पुलिस एक-एक कर गैंगस्टर्स को ढेर कर रही है, तो वहीं अब उनके खजाने पर भी कब्जे की तैयारी है और इसके लिए ईडी ने भी पूरी तैयारी कर ली है।
पुलिस के बाद अब जिस तरह की तैयारी ईडी ने की है उससे अपराधियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स की अवैध संपत्तियों के खिलाफ ईडी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने के लिए जा रही है। ईडी का यह जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ समेत कई जिलों पर ईडी की लगातार नजर बनी हुई है। ईडी इन जिलों में लगातार जो गैंगस्टर से जुड़ी है जानकारी वो खंगालने में जुट गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है उन तमाम लोगों की जो अभी तक छिपे हुए थे, लेकिन अब विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अब ईडी के निशाने पर वो तमाम गैंगस्टर्स हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और गैंगस्टर की जो अवैध संपत्तियों के खिलाफ भी ईडी लगातार चला रही है ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खात्मे को लेकर सीएम योगी भी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने पहले ही साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब या तो अपराधी राज्य छोड़ देंगे या फिर जेल में नजर आएंगे, और यही वजह है कि कानपुर मुठभेड़ की खबर आते ही उन्होंने इस घटना से जुड़े सभी अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए। वहीं अब ईडी भी ऐसे गैंगस्टर्स की अवैध संपत्ति नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर अब उत्तर प्रदेश के कई बड़े गैंगस्टर्स हैं। खबर यह है कि ईडी की टीम जल्द ही ऑपरेशन नया विकास शुरू करने वाली है और इस ऑपरेशन के तहत विकास दुबे जैसे कई दूसरे गैंगस्टर और उनकी अवैध संपत्तियों से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़ समेत पश्चिमी यूपी के कई गैंगस्टर्स की रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है। ईडी यूपी के कई गैंगस्टर से जुड़े मामलों की रिपोर्ट खंगालने में जुटी है। तो अब ईडी के निशाने पर वो तमाम गैंगस्टर जिन पर अब तक शिकंजा नहीं कसा गया है, लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर के बाद अब वो तमाम गैंगस्टर्स ईडी के निशाने पर आ गए हैं जिन्होंने अपराध की काली दुनिया बनाई हुई थी, अपराध का काला साम्राज्य बनाया हुआ था और इसके तहत उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की थी। ईडी अब तमाम ऐसे गैंगस्टर्स की तलाश कर रही है और उनसे जुड़ी जो उनकी अकूत संपत्ति है उसकी जानकारी जुटाने में जुट गई है ईडी। बताया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गैंगस्टर्स हैं, शुरुआत में ईडी के निशाने पर वो तमाम गैंगस्टर्स हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। शंकर आनंद, सबसे पहले आपके पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या कहती है? ईडी के निशाने पर कौन कौन से गैंगस्टर्स हैं और किस तरीके से उन पर शिकंजा कसने जा रहा है? देखिए गायत्री, इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अभी तक जो शुरुआती तौर पे जो जानकारी इकट्ठा की है, तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे बड़े गैंगस्टर हैं जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उस मामले पे तमाम जो पुराने एफआईआर दर्ज हुए थे, तो पुराने जो आरोप पत्र दायर हुए थे, उन सबों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि उस मामले पर कहाँ पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि ईडी जो मामला दर्ज करेगी वो पीएमएलए एक्ट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। और अगर बात करें विकास दुबे की बात करें तो विकास दुबे तो अब वो उसके मौत के बाद अब उस मामले पर कई और भी बड़े आरोपी थे जो जिसका वास्ता विकास दुबे के साथ रहा है, चाहे उसके परिजनों की बात करें या उससे उसके जो साथ में काम करने वाले दूसरे गैंगस्टर जो हैं, जो कई बड़े सफ़ेद पोशों के शह में वहाँ पर गुंडागर्दी करते थे और अवैध संपत्तियों को जमा करते थे। तो अभी तक इस मामले में जानकारी मिली है कि कई ऐसी अवैध संपत्तियां जो देश के अंदर और विदेश में भी काफ़ी ऐसी संपत्तियां हैं, उसके बारे में जानकारी मिली है। ये सिर्फ एक विकास दुबे और उससे संबंधित नहीं है, बल्कि कई तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गैंगस्टर हैं जिसकी संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई बेनामी संपत्तियां हैं। तो उन मामलों में किस तरह से बाकायदा वहां पे शुरुआती तौर पे केस रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उस केस को या तो दबा दिया गया था या तो उस मामले पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब उस केस को एज इट इज़ ईडी जो है उसको रजिस्टर्ड करेगी, यानी कि उस केस को टेक ओवर करेगी और उसके बाद जब इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत जब कार्रवाई होगी तो उन तमाम संपत्तियों को अटैच किया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर फिनेंशियल तौर पर किसी भी गैंगस्टर को तोड़ा जाए या किसी अपराधी को तोड़ा जाए तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी बड़ी कार्रवाई होगी। और इस मामले में अगर ईडी की बात करें तो अभी तक ईडी को देखा जाता था कि सिर्फ बड़े बड़े जो फिनेंशियल क्राइम के जो मामले होते थे उसमें कार्रवाई करती थी, लेकिन पिछले साल 2 साल में देखा गया है
कई ऐसे बड़े मामले, चाहे वो बात कर ले आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले आतंकियों के मामले की बात करें या गैंगस्टर की बात करें या नक्सलियों के खिलाफ, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस तरह के कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जिस तरह से एक गैंगस्टर को लेकर अब जिस तरह से एक मुहिम तैयार की जा रही है, एक बड़े ऑपरेशन को तैयार किया जा रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में कई ऐसे मामले जो हैं वो दर्ज होंगे। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आसपास के कई और दूसरे राज्यों में भी रहने वाले गैंगस्टर के खिलाफ एक ठोस और एक बड़ी कार्रवाई का एक प्लान वो तैयार किया गया है। हालांकि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन न्यू विकास, यानी कि विकास से संबंधित ऐसे जो बड़े गैंगस्टर हैं उसको इस मामले पर दर्ज किया जाएगा और उसके खिलाफ ठोस यानी 1.5 दर्जन जो गैंगस्टर हैं उनकी लिस्ट ईडी की तरफ से बना ली गई है। अब इनकी संपत्ति की जो डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है। शंकर आनंद आपके पास आएंगे, राजीव आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस बीच बता दें अपने दर्शकों को कि ईडी के जो पूर्व निदेशक है करनैल सिंह ने उम्मीद जताई है कि ईडी की कार्रवाई से अपराधी ही नहीं बल्कि उनके मददगारों की भी मुसीबत बढ़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जितनी प्रॉपर्टी किसी ने बनाई है, चाहे वो आदमी हो या ना हो, प्रॉपर्टी है। इसलिए जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, जहाँ भी वो प्रॉपर्टी है, वो सारी अटैच हो सकती है। दूसरे उस आदमी को मनी लॉन्ड्रिंग करने में, उन प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने में बहुत लोगों ने सहायता की होगी, या उस क्राइम को के प्रोसीड्स और लोगों के पास भी गए होंगे। उन सब लोगों को इंटरोगेट करेगी, मनी की ट्रेल ढूंढेगी कि पैसे कहाँ से यहाँ से कहाँ गए हैं, और उन सब के ऊपर एक्शन लेगी। उनकी प्रॉपर्टी का भी अटैचमेंट होगा और उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा। राजीव, आपके पास जिस तरीके से ईडी के पूर्व निदेशक इस बात की आशंका जता रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि अब मददगारों तक भी जो ईडी है वो पहुंचेगी। शंकर आनंद ने बताया कि 1.5 दर्जन के करीब वो ऐसे गैंगस्टर्स हैं पश्चिमी यूपी के जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनकी संपत्ति की डिटेल्स ईडी खंगाल देगी। यानी इनके जो मददगार हैं, जो कहा जा रहा है कि सफेद पोश भी हो सकते हैं, अब शिकंजा उन तक भी कसा जाएगा। देखिए गायत्री, निश्चित तौर पे पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई जो ईडी द्वारा अमूमन कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ की जाती थी, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाती थी और उनके जो जमीन रहती थी उसको जब्त किया जाता था। लेकिन अब ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ किया था। विकास द्वारा जब ये घटना सामने आई, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, तो उन्होंने कहा कि अब अपराधियों के खिलाफ सिर्फ मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। और यही कारण है कि अब विकास समेत करीब 1 दर्जन जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के, जो टॉप मोस्ट अपराधी हैं, उनके खिलाफ ईडी मुकदमा दर्ज करके जल्द ही उनकी संपत्तियों की जांच शुरू करेगी और उनको जब्त करने का काम करेगी। अगर खाली विकास की ही बात करें तो विकास तो एक महज बानगी है, चाहे वो अतीक अहमद का गैंग हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का गैंग हो, चाहे अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो चाहे वो भाटी गैंग से जुड़े लोग हों या मदन सिंह बद्दो जैसे वो तमाम दुर्दांत अपराधी हों जो लाखों के इनामियां हैं और उन्होंने अपने इस अपराध के जरिए करोड़ों रुपयों की संपत्ति बनाई है। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई शुरू भी हो गई है। हाल ही में प्रयागराज में भी जो पूर्व जो इस तरह के माफिया है छन्नू पंडित, उनके खिलाफ भी 60 लाख की संपत्ति उनकी जब्त। राजीव, आपके पास आएंगे तो ईडी लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का सफाया करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन भी शुरू हो चुका है। यूपी सरकार ने हर शहर, हर जिले के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के नामी बदमाश सुंदर भाटी के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू किया है। तो कासगंज में 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में पुलिस ने 2 शातिर और वांटेड बदमाशों को पकड़कर लूट की गुत्थी को सुलझाया। तो अमेठी में पुलिस ने 40,000 के इनामी 2 शातिर बदमाशों को कानून के शिकंजे में जकड़ लिया है। तो ये अलग अलग कार्रवाई, नामी बदमाश जिनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने की के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते यानी कि 8 दिनों में ताबड़तोड़ मुठभेड़ों में 8 बदमाश मारे गए, जबकि 24 बदमाश जख्मी हुए। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ों के दौरान 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। 8 दिन में उत्तर प्रदेश के 8 इनामी बदमाशों का सफाया हो चुका है। 3 जुलाई विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर हुआ। फिर 7 जुलाई को भदोही में 25,000 के इनामी दीपक गुप्ता और रवि को मुठभेड़ में ढेर किया गया। 8 जुलाई एसटीएफ ने
विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। 9 जुलाई गैंगस्टर विकास दुबे के साथी प्रभात मिश्रा और बरुआ दुबे एनकाउंटर में मारा गया। तो वहीं 10 जुलाई विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। 10 जुलाई को ही बहराइच में 50,000 का इनामी पन्ना यादव भी मारा गया। और इस तरीके से 8 दिन में 8 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। और हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, यानी 8 दिन में अभी तक 8 नामी बदमाश जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई और उन्हें ढेर कर दिया गया मुठभेड़ में। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई कर रही है पुलिस? बिकरू एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पुलिस के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की तो उसमें उन्होंने जब देखा कि विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी का नाम टॉप मोस्ट अपराधियों की सूची में नहीं था, जिस पर सीएम ने हैरानी जताते हुए न सिर्फ कानपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाने के साथ ही सभी जिलों को 75 जिलों को यह निर्देश दिया था कि अपने टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाएं और उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करें, या तो उन्हें जेल भेजें और या तो उनको आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करें। और यही कारण है कि जैसे ही ये घटना होती है उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर एनकाउंटर कांड के 6 विकास दुबे समेत 6 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया और साथ ही साथ चाहे बहराइच हो, चाहे इटावा हो या अन्य पूर्वांचल के जिले हों, उनमें भी लगातार पुलिस फोर्स द्वारा जो इस तरह के टॉप 10 वांछित अपराधी हैं उनके खिलाफ एक मिशन चलाकर ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान जगह जगह जो टॉप मोस्ट अपराधी हैं जिलों के, प्रदेश के, उनसे जुड़े करीबियों के घर छापा मारा जा रहा है, उनके घर दबिश दी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए या फिर अगर वो इस बीच उनसे मुठभेड़ होती है तो उनके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाए। और उसी का नतीजा है कि आपने देखा कि पिछले एक सप्ताह के अंदर करीब 10 बड़ी मुठभेड़ों में करीब 1 दर्जन अपराधियों को मार गिराया गया है और ये क्रम लगातार जारी है। बिल्कुल, यानी उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों पर यूपी सरकार का ये डबल अटैक, जहां एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लगातार बदमाशों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी उनकी अकूत संपत्ति से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो खंगाली जा रही है ताकि उन पर भी शिकंजा कसा जा सके। आप दोनों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। उधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ चलाए ऑपरेशन में सुंदर भाटी गिरोह के सतवीर बंसल की 4 गाड़ियों को कब्जे में लेकर कुर्क किया। बताया जा रहा है कि कुर्क की गई गाड़ियों की कुल कीमत 64 लाख रुपए है। इनमें से एक इनोवा गाड़ी 23 लाख रुपए, एक अशोका लीलैंड ट्रक 17 और 2 आइशर ट्रक 24 लाख रुपए की हैं। सुंदर भाटी गिरोह के सदस्य सतवीर बंसल की आज 4 गाड़ियों को कुर्क किया गया, जिसकी कुल कीमत 64 लाख रुपए है। इसमें एक इनोवा गाड़ी 23 लाख रुपए की, 2 आइसर ट्रक हैं 24 लाख रुपए के और एक अशोका लीलैंड ट्रक है 17 लाख का। कुर्की की प्रक्रिया लगातार